चल रही है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी एम्ब्रिकल कार्ड जो होती है उसको प्रिजर्व कर देते हैं। एम्ब्रिकल कार्ड में सारी जो सेल्स है वो स्टेम सेल होती है। जैसे माधुरी दीक्षित ने अपनी एम्ब्रिकल कार्ड जब बच्चा हुआ तो उसको बैंक में 15 साल के लिए डीप स्टोर कर दिया। अब कभी भी माधुरी दीक्षित का लीवर खराब हो जाएगा तो स्टेम सेल से लीवर बना के लीवर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर बहुत सारी कंपनियां बहुत ज्यादा काम कर रही हैं। कोई भी अंग, खुद की बॉडी का कोई भी अंग खराब होने से खुद की स्टेम सेल से वो अंग को बनाया जा सकता है। ये इंडिया में भी होने लगा है। तो मैं वही बता रहा था स्टेम सेल्स के विषय में, आपने मुझे बताया था। जी जी हाँ सर, ये काफी अब हो गया है। हमारे यहाँ भी जबलपुर में भी काफी समय, लगभग 4-5 साल से ये काफी पॉपुलर हो गया है। इसके जी पहले तो बहुत कम लोग जानते थे। बट इसमें ये फायदा ये है कि जो बेबी को यदि प्रॉब्लम होती है इन फ्यूचर कभी भी, तो उसको जी 100% यूज होता है। जी उसके पेरेंट्स को लगभग 50% और इवन उनके ग्रैंड पेरेंट्स को भी 25% तक यूज किया जा सकता है। तो आजकल ये जो और मुझे लगता है कि ये सभी को कराना चाहिए, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव भी अब नहीं है प्रेजेंट में। और ये तुरंत ही होता है, जैसे ही डिलीवरी होती है तो वो उसके पहले ही आपको ये बुक करना पड़ता है स्लॉट। तो वो डिलीवरी के तुरंत बाद, मतलब जहां भी ओटी या जहां पर भी डिलीवरी हो रही है, वहीं से वो उसको कलेक्ट करके फ्रिज कर देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी प्रोसेस है और इसे सभी को कंटिन्यू करना चाहिए। जो भी आपके आसपास भी यदि कोई है तो उसको जरूर इस चीज के बारे में आप नॉलेज दें। इवन सर, अभी तो कुछ ऐसे मैं पढ़ रही थी मेट्रोज के रिसर्च वगैरह। सो उसमें क्या होता है कि जो ओवम और स्पर्म होता है, ये लगभग 22 से 30 या 28 तक का बेस्ट माना जाता है क्वालिटी। 22 से 28 तक की जो आपकी एज होती है उसमें इसकी क्वालिटी बेस्ट मानी जाती है। ये पीक पर रहता है। और अभी आजकल तो देखा, सब कैरियर और इसके चलते हुए सब लेट शादी करते हैं। तो मेट्रोज में ये स्पर्म बैंक और ओवम बैंक भी काफी फेमस है कि वो जो बेस्ट क्वालिटी रहती है उस समय वो उसको बैंक में प्रिजर्व कर देते हैं। एंड जब मैरिज होती है उसके बाद वो उसको यूज करते हैं, जैसे कि आईवीएफ होता है, वो जस्ट उसी के जैसे होता है। तो साइंस चूंकि अब बहुत एडवांस होता जा रहा है, बस आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप उसके बारे में कितना जानते हैं। और जितना अधिक आप जानेंगे उतनी आपकी लाइफ में वो चीजें इजी होती जाएंगी। तो आपने बहुत अच्छा बताया मेरे लिए, थैंक यू। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि बीच बीच में जब भी, सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी आपको कोई नई चीज मिलती है, पता चलती, तो आप जरूर सबसे शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से सभी का नॉलेज बढ़ेगा और जानकारी में आएगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा पूरा, उससे रिलेटेड जो डिजीज हैं, जो बीमारियां हैं, वो भी हमने पढ़ ली थी। अब उन बीमारियों को ठीक कैसे किया जाए। तो देखिए, अभी जो योग है वो इतना एडवांस पोजीशन में नहीं है कि हम पर्टिकुलर एक डिजीज को लेके और उसको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दे सके। इन फ्यूचर ये भी होगा, क्योंकि अब योग में भी बहुत सारे ब्रांच हो रहे हैं, जैसे स्पोर्ट्स योगा, फिर ब्लड सर्कुलेटरी से रिलेटेड योग थेरेपी। तो अब वो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। तो अभी हम फिलहाल जो थेरेपी पढ़ते हैं, क्योंकि कोई एक सिस्टम होता है तो सारी बीमारियां पर्टिकुलर उस सिस्टम के जो ऑर्गन होते हैं उन्हीं के आसपास रहती हैं। तो अभी हम पर्टिकुलर सिस्टम को लेके ही पढ़ेंगे कि जो नर्वस सिस्टम में ओवरऑल जितनी भी बीमारियां होती हैं उनको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी कई बार कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं। जैसे यदि हम सपोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड पढ़ें, तो यदि उसको हाई बीपी है तो हम उसको यौगिक ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग देंगे। यदि उसको लो बीपी है तो ट्रीटमेंट हमारा चेंज हो जाएगा। तो ऐसा
हार्ड एंड फास्ट हम लेके नहीं चल सकते हैं कि हमको यही करना है। आपको उस व्यक्ति की जो भी उसको फिजिकल जो भी बीमारियां हैं, उसकी बॉडी पर जो सिम्टम्स हैं, वो बीमारियां पहले आपको सारी देखनी पड़ेंगी। उसके बाद उसका मेंटल स्टेटस क्या है, वो देखना पड़ेगा। और थर्ड, उसके बॉडी अलाइनमेंट्स क्या मिस हैं, वो देखने पड़ेंगे। तो जब ये 3 चीज़ आप देखेंगे, तभी आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए एक पर्सनल पैकेज आप डिज़ाइन कर सकते हैं। और जब आप पर्सनल पैकेज डिज़ाइन कर लेते हैं, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हमने एक व्यक्ति के लिए पर्सनल पैकेज डिज़ाइन किया। अब हमने उसको बोला कि उसको पद्मासन लगाना चाहिए, ठीक है? अब उसके जो लेग मसल्स हैं, वो अलाउ ही नहीं कर रहे हैं पद्मासन लगाने के लिए। तब हमको फिर किस पे जाना पड़ेगा कि उसके कौन से मसल्स हैं जो अलाउ नहीं कर रहे हैं, और उन मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और फिर हमको पद्मासन के पहले उनको वो चीजें करानी पड़ेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम बटरफ्लाई कराते हैं, है ना? या लेग्स में कुछ एंकल वेट वगैरह यूज करके, तो वो डिपेंड करता है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो जो हमने पैकेज डिजाइन किया है उसके लिए, उस तक पहुंचाने के लिए भी हमको एक और रीडिजाइन करना पड़ेगा। तब जब हम इसको डिजाइन करेंगे, पैकेज डिजाइन होने के बाद, तब हम उसकी क्या देखेंगे, मसल्स की क्वालिटी देखेंगे कि बॉडी के मसल्स की स्ट्रेंथ क्या है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। ये 2 चीज पर हमारा मैक्सिमम ध्यान रहेगा, तब हम उस पैकेज को जो हमने पहला डेवलप किया था उस तक पहुंच पाएंगे। हाँ, बिना उसके पहुंच पाना हमारे लिए संभव नहीं होगा। तो आज हम जो ये नर्वस सिस्टम का देख रहे हैं, तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और थोड़ा-सा हम डिस्कसिंग वे में चलेंगे। तो कुछ थोड़े से स्लाइड्स हम देखेंगे, फिर थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो वो जो यौगिक मैनेजमेंट है, ज़्यादा अच्छी तरह से हमारे सामने आ पाएगा। स्लाइड आई थिंक सभी को विज़िबल होगी। थम्स अप करके ही मुझे बता दें। ओके, सो ये फर्स्ट स्लाइड है ना? और इस स्लाइड को देख के क्या मन में आता है? कोई भी अनम्यूट करके अपने आप को बोल सकता है। ये जो पिक्चर है, इसको देख के आपके मन में क्या आता है? हम एनवायरनमेंट के पास रहें और थोड़ा डाइट का भी ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह सब लें, और योगिक प्रॉपर हर चीज मतलब इफेक्ट करेगी अंडर योगिक ट्रीटमेंट, एवरीथिंग इज नेसेसरी। यस, तो ये जो एक पिक्चर है, ये हमको बहुत सारे मैसेज दे रही है ना? फर्स्ट तो ये दे रही है कि आपके लिए योग या आसन जरूरी है। सेकंड दे रही है कि आपके मसल्स की स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है। थर्ड दे रही है कि आपके बॉडी का अलाइंड होना बहुत जरूरी है। फोर्थ दे रही है कि आपको अगर अपने नर्वस सिस्टम को बैलेंस रखना है, तो आपको नेचर से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है? तो ये एक ही पिक्चर से हमको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलती है। हाँ, और ऑब्वियसली डाइट का भी ये एक मैसेज दे रही है। और अगर ओवरऑल हम देखें, तो ये अगर हम मैसेज सारे एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो हमारा नर्वस सिस्टम बैलेंस रहेगा। और नर्वस सिस्टम बैलेंस रहना मतलब एक हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने वाला जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, वो यदि बैलेंस है, तो 50% तो हमारी बॉडी भी बैलेंस है। बीमारियां 50% कम है, कम से कम। तो सबसे पहले तो नर्वस सिस्टम का जब हम जिक्र करते हैं या उसके थेरेपी की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो हमको देखना है कि वो पेशेंट के नर्वस सिस्टम को हम बैलेंस कैसे करें। यदि वो बहुत हाइपर एक्टिव है,
तो हम उसकी फिजिकल एनर्जी को कैसे डाउन करें। यदि उसकी मेंटल एनर्जी बहुत हाई है तो उसको हम कैसे डाउन करें। उसका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अधिक एक्टिव है या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव है, और जो भी दोनों में से एक्टिव है तो उसको हम बैलेंस कैसे करें। तो फर्स्ट तो आपका जो प्रिस्क्रिप्शन बनेगा योग थेरेपी का, वो यही बनेगा कि उसका यदि नर्वस सिस्टम बैलेंस नहीं है तो उसके क्या क्या रीजन है। अब ये सभी में डिफरेंट हो सकते हैं। किसी में हो सकता है कि ये फिजिकल रीजन हो, तो किसी में ये भी पॉसिबल हो सकता है कि कोई इमोशनल रीजन हो या मेंटल रीजन हो। तो वो आपको उस पेशेंट को, उस व्यक्ति को पर्टिकुलर उससे बात करके, उसकी चीजों को समझ के, उसकी वो जो भी किसी चीज पर अपनी ओपिनियन देखता है उससे डायग्नोसिस करके कि अगर इसने इस टॉपिक पर ये ओपिनियन दी है तो इसका मेंटल स्टेटस कैसा होगा। तो ये सारी चीजें करके हमको फर्स्ट तो ये करना है कि हम उसके नर्वस सिस्टम को बैलेंस कैसे करें, क्योंकि जैसे ही हम नर्वस सिस्टम को बैलेंस करना शुरू कर देंगे तो बहुत सारी चीजें उसमें ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी या कम होती जाएंगी। अब जब भी हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें हम जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इस पे हम सबसे अधिक काम करते हैं। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आप जितना रिलैक्स्ड रखेंगे उतना वो हेल्दी रहेगा। उसमें जितना अधिक ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, जितनी अधिक ग्लूकोज की सप्लाई होगी, तो उतना उसका हेल्दी स्टेटस बढ़ जाएगा। और उसके लिए क्या जरूरी है, इनवर्ट पोज, योग के आसन के वो पोज जिसमें हमारा सिर नीचे की तरफ जाता है और पैर ऊपर की तरफ जाते हैं। इसमें अब सेकंड प्रॉब्लम ये आती है कि मान लीजिए वो पेशेंट है, बहुत एज वाला है, तो उससे हम हेड स्टैंडिंग या शीर्षासन कैसे बोलेंगे करने। और ये ऐसा आसन है कि इसको अचानक से किसी को कराना भी नहीं चाहिए, वो भी हार्मफुल होता है। इसीलिए हम कुछ ऐसे आसन होते हैं जैसे ये लेग्स ऑन द वॉल, इस टाइप के कुछ आसन उनको कराते हैं और रेस्टिंग पोजीशन में उनको रखते हैं। तो जब ये जो दो पोस्चर दिख रहे हैं, एक में प्रॉप्स है, पिलो ली हुई है, और दूसरे में पिलो नहीं ली है। यदि वो पेशेंट सक्षम है कि वो आंख बंद करके आराम से लेट सके, क्योंकि जो नर्वस सिस्टम से जो जिनको प्रॉब्लम होती है उनको आंख बंद करने में भी प्रॉब्लम होती है, कि वो आंख बंद करके लंबे समय तक बैठ पाना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है, वो घबराते हैं कई बार आंख बंद करने से। तो यदि उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो इस तरह का हम कुशन, कोई एक छोटा नैपकिन उसके उनकी आंखों के ऊपर रख सकते हैं कि जो हेल्पफुल रहे उनकी आंख को बंद रखने में। और जब ये पोस्चर वो अडॉप्ट करता है, बनाता है, तो इसमें क्या होता है कि लेग्स जैसे ही ऊपर जाते हैं तो हार्ट जो ब्लड की सप्लाई कर रहा है वो उसकी सप्लाई आपकी अपर बॉडी मतलब आपके शोल्डर, हेड, ब्रेन इनमें बढ़ जाती है। और जब इनमें सप्लाई बढ़ती है तो एक तो फायदा होता है कि आपके ब्रेन को, आपके ऊपरी जो सिर, शोल्डर और ऊपरी आपका जो शरीर है उसको ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है, ग्लूकोज ज्यादा मिलती है, क्योंकि वहां ब्लड सप्लाई इंप्रूव हो गई है। सेकंड क्या होता है कि जब आपके लेग्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो चूंकि इसमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ग्रेविटी के कारण ऊपर वापस आने में बहुत मुश्किल होता है। तो जब आप इसको इस पोजीशन में ऊपर करते हैं तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि वेन्स के थ्रू वापस आता है वो ग्रेविटी के फोर्स के सपोर्ट में हो जाता है। और ग्रेविटी फोर्स के सपोर्ट में आने के कारण आपके जो लेग्स हैं उसमें से ये वापस नीचे की हार्ट की ओर आ जाता है। और फिर जब आप लेग्स को वापस लाते हैं तो चूंकि यहाँ पर स्पेस क्रिएट हो चुका होता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है। तो इसमें आप देखें कि इनडायरेक्ट वे में आपके लेग्स को भी ऑक्सीजन और ग्लूकोज अधिक मिल रहा है। अब जब आपका
जो सर्कुलेशन है वो लेग्स की तरफ कम हो गया है, तो ऑब्वियसली वो एब्डोमेन रीजन में भी बढ़ेगा सर्कुलेशन। तो जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं, विसरल ऑर्गन्स मतलब कौन कौन से हो गए? लंग्स, किडनी, इंटेस्टाइन, जितने भी हमारे एब्डोमेन के अंदर ऑर्गन्स हैं, उन सब में भी सर्कुलेशन बढ़ेगा, क्योंकि सर्कुलेशन का प्रेशर इधर इंप्रूव हो गया है। तो आपका इस पोजीशन में रहने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा काम करेगा, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत अच्छा काम करेगा, हार्ट, आप हार्ट को थोड़ा, हार्ट मसल्स जो कार्डिक मसल्स होती हैं उनको थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा, लिवर, पेनक्रियास, इंटेस्टाइन, ये सारे सिस्टम जो हैं ये इम्प्रूव होंगे और हेल्दी होंगे। और अगर आप यहाँ पर जैसे कि दूसरे पिक्चर में दिखाया गया है कि एक पिलो रख लेते हैं, ये जो पिलो दिखाई गई है, तो इससे क्या होगा कि आपका पेल्विक भी ऊपर हो गया। तो पेल्विक ऊपर होने से क्या होगा कि जितने भी आपके विसरल ऑर्गन्स हैं, जो कि आपके इंटरनल, आपके एब्डोमेन के इंटरनल वॉल से एक मसल्स, लिगामेंट या टेंटिकल्स के थ्रू जुड़े हुए रहते हैं, और वो लगातार ग्रेविटी के कारण नीचे खींचते रहते हैं, तो वो भी सारे रिलैक्सिंग मोड में हो जाएंगे। और जब ये रिलैक्सिंग मोड में होंगे सारे, तो यहाँ पर आपकी डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड, उन सब में भी आपको बेनिफिट होगा। जेनाइटल ऑर्गन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, वो भी यहाँ पर आपकी क्योर होगी। तो ओवरऑल जो ये पोस्चर है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पोस्चर है नर्वस सिस्टम के लिए। और मैं हमेशा जैसे ये बोलती हूँ कि हम टारगेट किसी एक को करते हैं, लेकिन हमारी बॉडी पूरी एक यूनिट है। तो ऐसा नहीं होता कि अगर हम ये नर्वस सिस्टम के लिए कर रहे हैं तो केवल ब्रेन पे इसका इफेक्ट हो। तो कुछ भी आप करेंगे, एक आपका टारगेट ऑर्गन रहता है, लेकिन इफेक्ट ओवरऑल आपकी पूरी बॉडी में होता है। तो ये जो एक एक्सरसाइज है, ये हेल्दी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा, जो भी इनवर्ट पोस्चर विदाउट वॉल नहीं कर सकते हैं, एक एज के बाद पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो हेड स्टैंडिंग या शीर्षासन कर सकें या सर्वांगासन कर सकें, तो उनके लिए ये जो आसन है, ये वॉल के साथ करने में या प्रॉप्स के साथ करने में वही इफेक्ट उनको देता है लगभग, जो उनको शीर्षासन या सर्वांगासन करने से मिलते। ये सर्वांगासन है, इसको भी हम वॉल के सहारे कर सकते हैं। जो हमने इसके पहले का पोस्चर देखा था, इस पोस्चर में पहले लेके आएंगे पेशेंट को और फिर उनको पेल्विक धीरे धीरे ऊपर उठाने को कहेंगे, तो वो काफी पेल्विक ऊपर उठा लेते हैं। तो ये जो सर्वांगासन है, ये अगर विदाउट सपोर्ट आप नहीं कर पा रहे हैं या वो व्यक्ति नहीं कैपेबल है, तो उसको वॉल के सहारे हम करा सकते हैं। इसी में हलासन। तो हमेशा आपको हेल्दी रखने के लिए आपको उस एरिया में सर्कुलेशन बढ़ाना होता है। जैसे ही सर्कुलेशन बढ़ता है तो रिच ऑक्सीजन, रिच ग्लूकोज मिलने से वो जो शरीर का हिस्सा होता है वो हेल्दी होने लगता है और हील अप होने लगता है। तो जो दूसरा आसन इसमें कर रहे हैं, इसमें देखिए, एक तो आपने एंटी ग्रेविट इनवर्ट पोज किया। इनवर्ट पोज से आपके ब्रेन में वैसे भी सर्कुलेशन बढ़ गया, और जब आप लेग्स को डाउन और अप करेंगे तो एक तरह से सर्कुलेशन जो है वो और अधिक बढ़ जाएगा। लेकिन ये आसन करते समय, ये जो विथ डायनामिक जो आसन है या विथ एक्शन जो आसन है, इसको ये जरूर ध्यान रखें कि उसे हाई बीपी ना हो या कोई ऐसे हार्ट डिजीज ना हो, क्योंकि इसमें हार्ट पर काफी प्रेशर आता है। या लंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, पेप्टिक अल्सर ना हो, किसी तरह का विसरल ऑर्गन में कैंसर ना हो, तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके बाद ही ये थोड़ा हाईली इंटेंसिव आसन है, इसमें प्रेशर बहुत अधिक बढ़ता है, तो इसको ध्यान रखते हुए हम ये भी करा सकते हैं।
ट्विस्टिंग में देखिए ये भी एक तरह का इनवर्ट पोज है, और इसमें भी जो हार्ट से नीचे आपका हेड होता है, और जब इसमें हम मूवमेंट करते हैं तो सर्कुलेशन और बढ़ जाता है। तो जो इसके पहले हलासन वाले आपको सिचुएशंस बताई हैं, सारी वही हैं। इसमें भी आपको ध्यान रखना है हाई बीपी या किसी तरह का हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम या एसिडिटी, इवन एसिडिटी या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी यदि बहुत अधिक हो तो इनवर्ट पोस्ट नहीं कराते हैं। पहले उन्हें कोशिश करते हैं कि वो दूर हो जाए और उसके बाद फिर हम इस पोज पर आते हैं। तो इसमें भी जब ये हाथ को बार बार मूव करते हैं तो सिर की तरफ सर्कुलेशन बढ़ जाता है और ब्रेन को ऑक्सीजन और ग्लूकोज एक्सेस में मिलने लगता है। प्लस इसमें एक और बेनिफिट होता है कि स्पाइन पूरी ट्विस्ट होती है। तो स्पाइन ट्विस्ट होने से जो हमने इसके पहले हलासन देखा था उसमें क्या है, आगे और पीछे मुड़ गई है स्पाइन। अब इसमें बिल्कुल अपोजिट ट्विस्ट कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों आसन करते हैं तो हमारी स्पाइन को लगभग सभी डायरेक्शन में मूवमेंट मिल जाता है। और जो स्पाइन में भी जो वर्टिब्रा होते हैं उनके बीच के जो लिगामेंट होते हैं, जो कार्टिलेज होता है, और उसके अंदर जो हमारी मेन नर्व होती है, उन सबको एक्सरसाइज मिलती है और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन होती है। तो ये दोनों आसन या ये दोनों की जगह आप कोई भी ले सकते हैं जिसमें स्पाइन सामने की और पीछे की ओर झुक रही है और ट्विस्ट हो रही है। जैसे खड़े होकर हम कटी चक्र करते हैं तो वो भी स्पाइन के लिए है, बट यहाँ चूंकि हमको ब्रेन को भी इन्वॉल्व करना है तो इसलिए हमने इसको फ्रंट बेंडिंग के साथ किया। ये कुछ योगा पोस्चर हैं जो कि नर्वस सिस्टम के रिलैक्सेशन में हेल्पफुल होते हैं। इसमें आप देखिए ज्यादातर पोस्चर वही हैं जिसमें सिर नीचे की ओर जा रहा है, हार्ट ऊपर की ओर, या दोनों पैरेलल रह रहे हैं, एक ही लाइन में रह रहे हैं। तो ये सारे पोस्चर इसी तरह से बनाए हुए हैं। और इसमें जो ये भुजंग आसन है ये हमारे स्पाइन के लिए होता है कि स्पाइन जिसमें फ्लेक्सिबल हो, उसको अपोजिट कर्व भी मिले, क्योंकि सामने की तरफ तो हम काफी लंबे समय तक स्पाइन को बेंड करके रखते हैं। ये सबसे ऊपर जो एक पोज बना हुआ है इसमें भी देखिए स्पाइन को बहुत अच्छा अपोजिट कर्व मिल रहा है। तो नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइन दो पर हम मेन काम करते हैं। अब इसमें जो ये हैप्पी चाइल्ड पोज है इसमें हम लेफ्ट और राइट साइड करवट भी लेते हैं। तो कंप्लीट हमारी स्पाइन की मसाज होती है इसमें। पहले आगे पीछे जैसे सीसॉ होता है और फिर लेफ्ट और राइट। तो हमारी जो स्पाइन होती है वो सभी ओर से स्टिमुलेट होती है और सभी ओर से उसको मसाज मिलता है। लेग्स ऑन वॉल हम देख चुके थे। केमिल पोस्चर जो है इसमें हमारा हार्ट और चेस्ट पूरा ओपन अप हो जाता है, और ओपन अप होने के साथ साथ ये जो सर्कुलेशन है ये इस तरफ आने से थोड़ा सा रुक जाता है क्योंकि यहाँ से आपने बेंड किया हुआ है, और सिर देखिए हार्ट के नीचे हो जाता है। तो सिर के नीचे होने से हमारे यहाँ स्पाइन में और हेड वाले एरिया में जो है सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ब्रिज पोज भी देखें तो इसमें भी लगभग सेम पोजीशन बन रही है। ये जो एक पोज है ये भी बहुत अच्छा होता है स्पाइन के लिए। इसको आप वॉल के सहारे, विंडो के सहारे, चेयर पर, मोस्टली हम जब बिना इस सपोर्ट के झुकते हैं तो हमारे हाथ और सिर नीचे चले जाते हैं, लेकिन इसमें हम एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। आप देखिए आपके जो पेल्विक है यहाँ पर, पेल्विक से अपर बॉडी और पेल्विक से लोअर बॉडी एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल बना रही है। और इसमें शोल्डर थोड़े से अपलिफ्ट होते हैं, तो जो हमारे शोल्डर एक एज के बाद मिसअलाइंड होने लगते हैं, हल्के से राउंडेड होने लगते हैं, तो वो भी यहाँ पर स्ट्रेट हो जाते हैं। तो इस तरह से आप देखें कि ये सारे जो पोज हैं वो सभी में इस तरह से डिजाइन है कि या तो स्पाइन को एक्सरसाइज हो रही है या फिर
हमारे बॉडी के अपर पार्ट हेड की हो रही है। ये कुछ ट्विस्टिंग आसन है जो नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। इसमें अर्ध मत्स्येंद्र आसन उतना इफेक्टिव नहीं होता है नर्वस सिस्टम के लिए, लेकिन रेस्ट सभी जो हैं ये सारे नर्वस सिस्टम के लिए यूजफुल होता है। अर्ध मत्स्यासन जो है वो सिर्फ स्पाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोल सकते हैं कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है स्पाइन, उसको मसाज देता है या उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। अब इसके बाद है ये सिटेड पोज। अब ये जो सिटेड पोज है इसमें आप देखें सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, एक इसमें नहीं है जिसको हम बोलते हैं स्वास्तिक आसन। तो आप जब भी देखेंगे तो ध्यान के मोस्टली मेडिटेशन या ध्यान करने के लिए 4 आसन ही प्रिस्क्राइब किए गए हैं हर टेक्स्ट बुक में। वो कौन कौन से हैं? सिद्धासन, वज्रासन, पद्मासन और स्वास्तिक आसन। ये 4 आसन हैं जो हर बुक में किए हैं। सुखासन को अभी ऐड कर दिया है क्योंकि अब लोगों की कैपेबिलिटी नहीं रही है कि वो इन चारों में से किसी में भी बैठ सकें, तो इसीलिए उसमें सुखासन और अर्ध पद्मासन जो है वो अभी रिसेंटली ऐड ऑन कर दिया। अब सवाल उठता है कि मेडिटेशन के लिए ये 4 आसन ही क्यों? अब इसका जवाब मैं आप लोग से चाहूंगी। मैम क्योंकि जब हम पद्मासन में बैठते हैं तो हमारा लोअर पार्ट हमारा ब्लॉक हो जाता है, तो ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई उसमें कम जाती है, इसलिए ऊपर हमारा ब्रेन में इंक्रीज हो जाती है, जिससे मेडिटेटिव पोस्चर में इजीली जा सकते हैं। वेरी गुड, है ना? तो ये 4 आसन ही क्यों मेडिटेशन के लिए प्रिस्क्राइब किए गए हैं या बताए गए हैं? क्योंकि इन चारों आसन में जब हम बैठते हैं तो पहली बात तो कि आप इन चारों में से किसी में भी बैठिए तो आपकी स्पाइन ऑटोमेटिक स्ट्रेट हो जाएगी। आप चाह के भी अपनी स्पाइन को बेंड नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट जो एक थंब रूल होता है कि मेडिटेशन के लिए स्पाइन और सिर एक स्ट्रेट होना चाहिए, तो वो इसमें पूरा हो रहा है। सेकंड, मेडिटेशन हम कर रहे हैं इसका मतलब कि हम अपने ब्रेन पर काम कर रहे हैं। ब्रेन के लिए हम जो भी आगे करने वाले हैं चीजें, उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा यूज किसका होगा? ब्रेन का होगा। तो जिस भी ऑर्गन का हमको ज्यादा यूज करना होता है और वहां पर अगर ब्लड सप्लाई, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहे तो हम अधिक देर तक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी ये पैरों की पोजीशन हम सिद्धासन, वज्रासन, पद्मासन या स्वास्तिक आसन में बनाते हैं तो ये पोजीशन एक इस तरह से बनती है कि हमारे पेल्विक के नीचे से, मतलब थाइस के ऊपर और पेल्विक से, ये जो पैर होते हैं ये हमारी बॉडी, लोअर बॉडी को लॉक कर देते हैं। और जब लोअर बॉडी लॉक हो गई मतलब सर्कुलेशन वहां कम हो गया, ना के बराबर। और वहां सर्कुलेशन कम होने से क्या होगा? अपर बॉडी में सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। तो इसीलिए ये जो पोस्चर बोले गए हैं ये मेडिटेशन के लिए बोले गए हैं। और अगर नर्वस सिस्टम में किसी तरह की प्रॉब्लम है तब भी आप यदि इस पोस्चर में लंबे समय तक बैठते हैं तो वो ऑटोमेटिक उस प्रॉब्लम को रिमूव करते हैं या उसको क्योर करते हैं। अब अपने एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए या अपनी बॉडी को एक बार पुनः जीवन देने के लिए कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज होती हैं और वो चूंकि बिना नर्वस सिस्टम के सपोर्ट के संभव नहीं है, इसलिए इन दोनों को हम पैरेलल लेके चलते हैं कि जो रिस्टोरेटिव योगा होता है वो भी नर्वस सिस्टम के लिए यूजफुल होता है। तो जो रिस्टोरेटिव योगा होता है उसमें हम क्या करते हैं कि उस पेशेंट को या उस व्यक्ति को टोटली रिलैक्सिंग मोड में रखते हैं, लेकिन उसके बॉडी का पोस्चर इस तरह से क्रिएट कर देते हैं कि वो रिलैक्स रहते हुए भी उसके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन इस तरह से काम करें कि उसके ब्रेन को ब्लड सप्लाई अधिक मिले और उसके रेस्ट जो भी ऑर्गन है, विसरल ऑर्गन है, वो सारे रेस्टिंग पोजीशन में रहें।
तो आप देखिए इस पिक्चर में नी फोल्ड है, नी फोल्ड होने से लेग में सप्लाई कम हो गई, नी के ऊपर ये एक कपड़ा डाल दिया गया है जिससे वो सप्लाई कम हुई है, तो वहां ठंड टेम्परेचर डाउन होगा, तो ये वहां के टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा। ये एक ब्लैंकेट, पेल्विक को थोड़ा सा ऊपर उठा दिया है, तो जितने भी विसरल ऑर्गन है वो सारे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, तो उनके जो लिगामेंट्स हैं जिनके थ्रू वो टंगे हुए थे, हम इंटरनल वॉल से अटैच थे, वो सारे रिलैक्स्ड हो गए। अब सिर ऑटोमेटिक नीचे चला गया है, तो हार्ट से सप्लाई ऊपर की तरफ बढ़ गई है। दोनों हाथ देखिए में है, मुद्रा को अभी हम आगे पढ़ेंगे तब और डिटेल में लेंगे। तो ये मुद्रा भी कौन सी मुद्रा है, जो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए सपोर्टिंग है। तो ओवरऑल आपको करना कुछ नहीं है, बस इस पोजीशन में जाके और आपको 10 से 15 मिनट रुकना है, बाकी सारी चीजें बॉडी खुद कर लेगी। तो ये जो रिस्टोरेटिव योगा होता है, ये नर्वस सिस्टम के ट्रीटमेंट में बहुत ही यूजफुल होता है। ये भी एक सेम पोजीशन है, इसमें थोड़ा सा लेग्स को और ऊपर उठा लिया है, तो ये जो सारे इम्पैक्ट्स हैं ये और भी बढ़ गए हैं, सारी चीजों का प्रभाव और अधिक बढ़ गया है। एक चाइल्ड पोज, शशांक आसन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसमें बस ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो फोरहेड है, मान लीजिए वो जमीन तक नहीं लग रहा है, तब हम उसको किसी चीज पे सपोर्ट देके रेस्टिंग पोजीशन पे रखें, या ब्लॉक रखें, या कोई ब्लैंकेट को फोल्ड करके रख दें। तो ऐसा कोई भी यहाँ पर एक हेल्प लें जिससे हमारा जो फोरहेड है वो उसके ऊपर रेस्टिंग पोजीशन में हो। और क्योंकि यदि ये रेस्टिंग पोजीशन में आप ये सपोर्ट नहीं रखेंगे और आपका माथा पूरा जमीन तक नहीं लग पा रहा है, तो आपके नेक मसल्स जो हैं वो खिंचे हुए रहेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉप्स का यहाँ पर बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि यही है जो आपके पूरे नेक मसल्स, आपके हेड, फोरहेड सबको रिलैक्स पोजीशन में रखता है, रेस्ट पोजीशन में रखता है। एक और इसमें देखें, जिसे बटरफ्लाई करते हुए सामने की तरफ झुकते हैं, तो जिनका माथा जमीन से नहीं लग पाता है, तो इस तरह से एक ब्लॉक को रख के उस पर रेस्टिंग पोजीशन में रख सकते हैं, क्योंकि आपका ये जो स्पाइन है, यहाँ पर गर्दन के पीछे जो आपकी स्पाइन है, वो अगर मुड़ जाएगी तो वहां से सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा। तो उस ट्यूब को स्ट्रेट रखने के लिए ये जो प्रॉप्स है ये यूजफुल होता है। या तो आपका पूरा चेस्ट और नीचे आते हुए और फिर आपका जो माथा है वो जमीन से लगे, तो आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी। तो फ्रंट बेंडिंग जो भी अगर हम कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना कि जो स्पाइन है टेल बोन से लेके पूरा सर्वाइकल तक ये स्ट्रेट रहे। अगर ये झुक जाती है, मुड़ जाती है, तो अगेन ये ब्रेन में जो सर्कुलेशन हो रहा है उसमें अवरोध का काम करती है, और जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप वो एक्सरसाइज कर रहे थे वो सही, वो सफल नहीं होती है, या वो जो बेनिफिट होने चाहिए वो नहीं होते हैं। तो आपको उसका बॉडी अलाइनमेंट ड्यूरिंग आसन देखना बहुत जरूरी है, कि स्पाइन कैसी है, उसके शोल्डर कैसे हैं, ये सारी चीजें। अब सी इसमें ही यदि एल्बो बैंड है, यदि हम इसको स्ट्रेट करा दें और इसका जो फोरहेड है वो फ्लोर तक नहीं जा पा रहा है, तो क्या होगा, कंधे सामने की तरफ राउंडेड हो जाएंगे, शोल्डर। तो ये अलाइनमेंट थेरेपी में देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें आप कितने भी प्रॉप्स यूज कर सकते हैं, किसी भी तरह के प्रॉप्स यूज कर सकते हैं, लेकिन आपका मेन इंटेंशन ये होना चाहिए कि आप जो पोस्चर बनाना चाहते हैं उसका वो वैसा ही बने। ये कुछ आसन है जो पश्चिमोत्तानासन, जो हम बार बार एक्टिव होके करते हैं, या कोणासन जिसको हम बार बार ऊपर और नीचे होके करते हैं, तो इन सब में भी ब्रेन का सर्कुलेशन काफी बढ़ जाता है। कुछ ऐसे भी पोज हैं जो इन्वर्ट पोज नहीं है, लेकिन वो करने से जो स्पाइन है वो पूरी तरह से ट्विस्ट होती है और स्पाइन में सर्कुलेशन बढ़ता है,
तो आपको जैसे कि पहले बताया था कि हमको हेड और स्पाइन दोनों को लेके चलना है। तो जो इस तरह के कुछ ट्विस्टिंग वाले आसन्स होते हैं, ये हम स्पाइन के लिए करते हैं। लेकिन आपको ये देखना है कि उसका स्पाइन किसी तरह से मिसअलाइन ना हो, कोई स्लिप डिस्क ना हो, इस टाइप की प्रॉब्लम उसे ना हो। सूर्य नमस्कार अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है ही, जो आप करा सकते हैं, अगर उनकी बॉडी अलाउ करती है तो। फिर कुछ इस तरह के भी रिलैक्सेशंस होते हैं कि आप में इसमें ये ब्लैंकेट क्यों रखे हैं, डायरेक्ट इस पे सीट के ऊपर क्यों नहीं पैर रखे हैं, क्योंकि अगर इसके पैर सीट के ऊपर आएंगे तो इसका नी का जो 90 डिग्री एंगल है वो खत्म हो जाएगा। तो ये सारे जितने भी रिस्टोरेटिव योगा होते हैं, इसमें एंगल्स का विशेष ध्यान रखा जाता है कि अब इसमें आपका पेल्विक जो है वो 90 डिग्री पर, नी 90 डिग्री पर और ये 90 डिग्री। तो ये तीनों एंगल 90 डिग्री पर होना चाहिए, तभी इसका इफेक्ट मिलेगा। इसको एक और तरह से इस तरह से करते हैं जिसमें 90 डिग्री नहीं मैनेज होता है। सारे एंगल जो होते हैं वो मोर देन 90 डिग्री होते हैं। इसमें पेल्विक भी मोर देन 90 डिग्री है, नी भी मोर देन 90 डिग्री है और टोस को भी बाहर की तरफ लिया। तो ये सारे डिपेंड करते हैं कि किसके लिए क्या आवश्यक है। कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं, जैसे डीप ब्रीदिंग, जिनको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये इनहेल एक्सहेल डीप करते हैं और डीप ब्रीदिंग एक अच्छा सॉल्यूशन होता है। डीप ब्रीदिंग हमेशा किसी भी तरह की एंजाइटी, किसी भी तरह की नर्वसनेस, किसी भी तरह की डिप्रेशन, इन सब से भी उबरने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका होता है। और इसको और अधिक अगर आपको इफेक्टिव बनाना है, तो क्या होता है कि आप इनहेल अपने नॉस्ट्रिल के थ्रू, नाक के थ्रू इनहेल करें, श्वास लें, कुछ देर रुकें और अपने लिप्स को राउंड करते हुए, गोल बनाते हुए और धीरे-धीरे उसमें से एक्सहेल करें। तो अगर आप ऐसा 3 से 4 बार भी करते हैं, तो आप अपने वो जो इमोशन उस समय नर्वसनेस, डिप्रेशन या एंजाइटी ये सब क्रिएट हो रहे हैं, उस पर तुरंत कंट्रोल पा लेंगे। तो इस एक्सरसाइज को हमेशा ध्यान रखें, बच्चों को भी सिखाएं कि जब भी वो ऐसा फेस करते हैं, जैसे स्टेज फियर होता है, स्टेज फियर के लिए ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है कि आप उस पे स्टेज पे जाने के जस्ट पहले ये करें। फिर कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज इस टाइप की भी होती हैं कि जो हम विथ एक्सरसाइज करते हैं, प्लैंक जैसे एक है, इसमें सिर्फ आप देखिए उसके शोल्डर मूवमेंट हो रहे हैं, है ना। फिर ये मार्जरी आसन जो हम करते हैं, मार्जरी आसन भी एक स्पाइन के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है और इसे आप ब्रीदिंग के साथ करें तो इसके इफेक्ट्स कई गुना बढ़ जाते हैं। ये कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं और इन सब का इंटेंशन सिर्फ यही होता है कि आपकी स्पाइन और आपके ब्रेन में सर्कुलेशन को बढ़ाना। तो जब आप लगातार इस तरह की ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, तो लंग्स ऑक्सीजन रिच हो जाता है, अधिक ऑक्सीजन जाती है, ब्लड में अधिक ऑक्सीजन होती है और सर्कुलेशन ब्रेन और स्पाइन में बढ़ता है। तो ये दोनों भी ये जो ऑफिस वाले लोग होते हैं कि जिनको बहुत लंबे समय तक चेयर पर बैठना है, उनके लिए ये जो सेकंड एक्सरसाइज होती है, ये बहुत अच्छी होती है। यदि वो दिन में एक बार भी 5-6 घंटे बैठने के बीच में कर लें, तो वो अपने आप को काफ़ी रिफ्रेश फ़ील करेंगे और उनकी जितनी भी मसल्स की टाइटनेस हो रही है, वो रिलैक्स्ड हो जाएगी। कपालभाति फोरहेड के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ये आप लोग सभी को मालूम है। प्राणायाम, प्राणायाम में अनुलोम-विलोम प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है। तो ये एक जैसे संजीवनी होती है ना कि किसी भी बीमारी, कोई भी बीमारी है तो संजीवनी दे दो ठीक हो जाएगा। तो वैसे ही ये अनुलोम-विलोम प्राणायाम, इसको अल्टरनेट ब्रीदिंग भी कहते हैं। अगेन इसमें पोस्चर का ध्यान रखें कि मान लीजिए वो जो पेशेंट है वो ठीक से बैठ नहीं पा रहा, तो उसको इस तरह से कुशन का हेल्प दें, ब्लैंकेट का हेल्प दें, ब्रिक्स का, जैसे यहाँ पर
नी उठे हुए हैं तो यहाँ पर ब्लॉक्स आप सपोर्ट के लिए दे सकते हैं, बट उसकी बॉडी रेस्टिंग पोजीशन में होनी चाहिए, क्योंकि यदि ये इस पोजीशन में रही तो थोड़ी देर बाद उसके ये जो थाई मसल्स हैं, सॉरी, ये जो थाई मसल्स हैं ये लगातार स्ट्रेच होने के कारण दर्द होने लगेंगे, तो उसका ध्यान ब्रीदिंग पे से हटकर इन मसल्स पर रहेगा। तो सबसे पहले आपको प्रॉप्स यूज करके उसको एक बहुत ही रेस्टिंग पोजीशन में बिठाना है और उसके बाद ही फिर शुरू कराना है। भ्रामरी प्राणायाम, शीतली, उज्जाई, ये भी चूंकि बैलेंस करते हैं तो ये दोनों ही यूजफुल हैं। ओम चैंटिंग, जिसको उद्गीत प्राणायाम भी बोलते हैं, ये एक महत्वपूर्ण है। आज हम यहीं तक का करते हैं। इसके बाद कल से जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं और जो भी हैं वो हम कल करेंगे, क्योंकि अभी टाइम बहुत शॉर्ट हो रहा है। 12:15 हो गए हैं, तो 10-15 मिनट हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि यदि कोई कुछ बोलना चाहे या किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हम वो ले लेते हैं, फिर कल हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे। तो यदि कोई कुछ बोलना चाहता है या कोई क्वेश्चन है तो बताएं। मैम बीपी वाले पेशेंट्स के लिए ये वॉल पोज करा सकते हैं? बीपी वाला जो पेशेंट होता है, यदि उसकी टैबलेट लेने से बीपी नॉर्मल है तो उस समय आप करा सकते हैं, लेकिन यदि मान लीजिए उसकी कंट्रोल में नहीं है मेडिसिन से भी, तो आप नहीं करा सकते हैं। या मान लीजिए ऑलरेडी उसको लग रहा है कि मेरा बीपी बढ़ रहा है, क्योंकि जिनका हाइपरटेंशन लो या हाई होता है उनको अक्सर कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि जिससे वो समझ जाते हैं कि अभी ये हाई हो रहा है या लो। तो उस समय, जिस समय उनको ऐसे कोई सिम्टम हो तो नहीं कराना है, लेकिन यदि वो लगातार मेडिसिन ले रहे हैं और उस मेडिसिन से उनका कंट्रोल है तब आप करा सकते हैं। और मैम डिप्रेशन के पेशेंट्स जो होते हैं उनको तो करा ही सकते हैं, उन्हीं के लिए हम ये सारा ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं, है ना। डिप्रेशन, नर्वसनेस, एंजाइटी, स्ट्रेस, उन्हीं सब के लिए, बायपोलर, सिजोफ्रेनिया, तो उन्हीं सब के लिए, क्योंकि नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम क्या होती है कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जब डिजीज होती है ना, तो वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मेंटल है। अब वो मेंटल व्यक्ति को योग करा पाना बड़ा मुश्किल होता है। आप एक पोस्चर में उसको लिटा सकते हैं, है ना, पुश कर सकते हैं, और उससे जब इम्प्रूवमेंट आ जाए तो फिर आप छोटी छोटी एक्सरसाइज या उसी पोजीशन में लेटे लेटे थोड़ी एक्सरसाइज फिर आप कर सकते हैं। जैसे ऐसा भी कराते हैं कि कई बार होते हैं कि लोग बहुत जिद में आ जाते हैं कि नहीं करेंगे या कुछ भी, अब उसे प्राणायाम कराना है, अनुलोम विलोम, तो हम क्या करते हैं कि जस्ट उसको लिटा दिया, एक पेपर की बोर्ड बनाई बड़ी सी, उसके नेवल पे रख दी, अब फिर उसको बोला कि इसको स्विंग कराओ, उठाओ ऊपर और नीचे करो, तो वो ऐसा वेव बनेगी। तब उसका ध्यान प्राणायाम पे नहीं रहता है, उस पे रहता है। या उसको बैलून दे दिए कि आपको एक ब्रीदिंग में ये बैलून देखे कितना आप ज्यादा उसको ब्लो कर पाते, कितना ज्यादा फुला पाते हो। अभी इतना हुआ था, चलो अब सेकंड बार में इससे और थोड़ी बढ़ा करो। तो मतलब जब हम किसी की थेरेपी करते हैं ना, तो वो बोलते हैं ना कि बाय हुक एंड क्रुक हमको उसको कराना है। अब वो कैसे कराएंगे ये डिपेंड उस पर्सन पे करता है कि उस पर्सन की क्या प्रॉब्लम है उस पेशेंट की, तो उस तरह से फिर उसको आगे हम थेरेपी देंगे या ट्रीट करेंगे। क्योंकि आप उसके अगेंस्ट अगर जाएंगे तो उसका मन विद्रोह करेगा, तो उसके नर्वस सिस्टम में इंप्रूवमेंट कभी नहीं होगा। वो तभी होगा कि जब आपको वो सहयोग करे, आप पे ट्रस्ट करे। तो उसके लिए पहले तो आपको उसके साथ हाँ में हाँ मिला के और मेहनत करनी पड़ेगी। जब उसको लगने लगेगा कि नहीं, हाँ ये तो बहुत वेल विशर है, क्योंकि जो मेंटल होते हैं ना, वो अक्सर ना जैसे असुरक्षा या इस टाइप की भावनाओं से अक्सर जुड़े रहते हैं कि कोई मुझे मार देगा, कोई मुझे कुछ कर देगा, इस टाइप के उनको अक्सर प्रॉब्लम देखी गई है। तो सबसे फर्स्ट तो आपको ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा, और जब वो ट्रस्ट डेवलप हो गया तो फिर आप उसको अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा मोल्ड करते हुए उसमें चेंजेस कर सकते हैं। मैडम एक क्वेश्चन है, जी। आप 5 आसन बताए हैं, जैसे सुखासन,
सिद्धासन, वज्रासन, पद्मासन एंड पद्मासन। अरहम ध्यान योग में एक और आसन बताया, योगी आसन। उसमें पद्मासन में जो पैर है वो काफ मसल्स और थाई के बीच में ही रहते हैं। योगी आसन में पूरे पैर फोल्ड होके थाई के ऊपर चले जाते हैं। तो ये आसन भी योगासन क्या अप्रूव्ड है क्या? एक्चुअली इसको स्वस्तिक आसन के नाम से जानते हैं, है ना। जो अपन ये योग की अगर टेक्स्ट बुक में है तो ये स्वास्तिक आसन के नाम से जानते हैं। तो कई बार बहुत सारी जगह नाम चेंज हो सकते हैं, टर्मिनोलॉजी। और एक्चुअली अगर आप पोस्चर देखें तो फाइनल ये है कि आपकी लोअर बॉडी मतलब आपके थाई, नी, एंकल, इनको लॉक होना चाहिए। तो ये तो ठीक है, 4 उन्होंने प्रिस्क्राइब किए हैं, बट कोई और भी है कि जिसमें सिचुएशन यही क्रिएट हो रही है, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि चीजें तो हमेशा बदलती हैं ना। आज के सर्कमटेंस में जितना नॉलेज हमको है और जिन चीजों की उपयोगिता है, हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे। लेकिन कल मान लीजिए जैसे पहले लोग खेत में काम करते थे, तो उनको योग और सबकी जरूरत ही नहीं थी, ऑलरेडी होता था, तो उतना उस पर जोर भी नहीं दिया जाता था। अब आज पूरे दिन बैठ के काम करते हैं तो जरूरत होती है। तो परिस्थितियां जैसे जैसे बदलती हैं उसके अकॉर्डिंग चीजें भी सब चेंज होती हैं। जो पुराना नॉलेज होता है वो भी थोड़ा सा इम्प्रूव होता है या चेंज होता है। मैम जैसे आज अपन ने बहुत सारे आसन ऐसे देखे हैं जिसमें सिर नीचे और हार्ट ऊपर होता है, आगे झुक के या पीछे झुक के किए जाते हैं। लेकिन जब गर्ड प्रॉब्लम होता है, जो रिफ्लक्स प्रॉब्लम होता है एसिडिटी का, तो उसमें ये सब आसन कराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है पेशेंट को। और मतलब उनको एसिडिटी स्ट्रेस की वजह से हो रही है, तो फिर हमको क्या करना चाहिए? एक्चुअली मैंने जब इनवर्ट पोजेस बताया था तब बोला भी था बीच में कि यदि बहुत एसिडिटी या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तब भी हम ये नहीं करा सकते, क्योंकि तब आप इस पोस्चर में लाएंगे तो उनको लगेगा कि वो जो एसिड है वो मुंह की तरफ आ रहा है, उनके ईसोफेगस में आ रहा है। तो सबसे पहले आपको उनको, जैसे लघु शंख प्रक्षालन है, अभी आप लोग ने पढ़ा नहीं है, अभी जो आप पढ़ेंगे ना षटकर्म उसमें पढ़ेंगे। तो ये जो लघु शंख प्रक्षालन है ये क्या है कि आपकी पूरी जो भोजन नलिका है, एलिमेंट्री कैनाल, उसको क्लीन कर देता है। तो जो एसिडिटी और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है ये मोस्टली ये क्लीन ना होने के कारण ही होती है, मोस्टली, है ना। तो पहले हमको उस पर जाना पड़ेगा कि हम इस प्रोसेस से उसका क्लीन अप कर दें, उसकी जो इंटेस्टाइन है, उसके जो स्टमक है, तो पूरी जब उसकी एलिमेंट्री कैनाल क्लीन हो जाएगी तो ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिक कम हो जाएंगी और फिर तब आप उसको इन्वर्ट पोस्ट पे ले जा सकते हैं। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एसिडिटी में करा सकते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि किसी को किसी समय रहती है पर्टिकुलर, बाकी इन जनरल पूरे समय नहीं रहती, तो जब नहीं रहती है उस समय आप करा सकते हैं। तो मैम जैसे ये लघु शंख प्रक्षालन है, इसको बोलते हैं कि 6 मंथ में एक बार करना चाहिए या वंस इन अ ईयर करना चाहिए, तो एसिडिटी के केस में इसको कितने बार करना चाहिए? एक्चुअली इसमें ना कोई भी ड्रॉबैक नहीं है, ठीक है ना। बस इसमें एक ही ड्रॉबैक होता है कि यदि आप पानी में थोड़ा सा सॉल्ट डाला जाता है तो वो क्या करता है कि आपकी जो जैसे ये एलिमेंट्री कैनाल है आपकी, है ना, एक नली है, तो इसकी इंटरनल सरफेस भी है एक, जो आप पानी पिएंगे उसके लिए वो टच में रहेगी। तो उसमें एक पूरी म्यूकस की लेयर होती है, जिससे आपने कुछ तीखा या चटपटा खाया तो वो डायरेक्ट जो इंटरनल वॉल है उसके टच में ना आए। तो वो जब हम नमक वाला पानी पीते हैं तो वो जो म्यूकस की लेयर भी साथ में निकल जाती है। तो उसके लिए हमको ये प्रिकॉशन रखने रहते हैं कि जैसे जो हम फर्स्ट फूड लें, मान लीजिए हमने वो कर लिया, अब 1 घंटे या 2 घंटे बाद हमने पहला खाना लिया, तो वो हमेशा आपकी जो मूंग दाल और चावल की पतली खिचड़ी होती है, पानी वाली, वो होनी चाहिए। उसमें हल्दी, घी और नमक भी बहुत कम। तो फर्स्ट फूड आपका यही होना चाहिए। तो जब हम वो घी और वो खाते हैं, तो जब दाल और चावल साथ में पकता है ना, तो उसमें केमिकल रिएक्शन होने से वो फाइबर से रिच हो जाता है। अगर आप दाल चावल अलग अलग बनाइए फिर उसको मिक्स कर लीजिए तो उसमें वो केमिकल इफेक्ट्स नहीं होंगे जो साथ में पकाने से होते हैं। तो इसीलिए आप देखिए जब भी कोई पेशेंट होता है
और अगर उसको लाइट खाना होता है तो उसको खिचड़ी बोली जाती है, दाल चावल नहीं बोला जाता है। ठीक है, तो वो फाइब्रस भी होता है और उसमें आपने घी डाला है, तो घी क्या करता है कि उस लेयर को रिक्रिएट कर देता है। और एक जो चावल और दाल के इससे लुब्रिकेशन टाइप का बनता है, अगर आप लोगों ने पतली खिचड़ी देखी होगी, तो वो उस म्यूकस की लेयर को वापस कवर कर देता है। तो आपको फर्स्ट प्रिकॉशन तो ये लेना चाहिए कि आप फर्स्ट फूड आपका यही हो, एंड एक दिन मतलब पूरा 24 आवर आप स्पाइसी फूड कोई भी ना लें। जो नॉर्मल हमारा खाना रहता है वो आप ले सकते हैं, लेकिन जैसे गरम मसाला, लाल मिर्च तेज, तो जो ऐसे बहुत तीखे चीजें होती हैं, है ना, वो चीज आप एक दिन अवॉइड करें। क्योंकि हमारी बॉडी में यदि हम कुछ भी नहीं करें ना, तो ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है कि वो 24 घंटे में वो लेयर बन ही जाती है। हम्म? तो ये प्रिकॉशन यदि मेरा आप क्वेश्चन रखते था। हैं तो आप उसको इसमें हम कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को बहुत अधिक एसिडिटी है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली अंदर गंदगी ज्यादा होगी, तब हम उसको क्या करते हैं कि पर वीक कराते हैं, है ओके। ना। और इसमें लघु शंख प्रक्षालन में क्या होता है कि जब आप पानी पीकर पर्टिकुलर आसन होते हैं वो करते हैं, तो उसमें आपकी इंटेस्टाइन एक बार इस तरह से स्ट्रेच होती है, एक बार इस तरह से होती है, एक बार ऐसे होती है, तो वो जो कॉर्नर्स होते हैं वो खुलते हैं, और ऊपर से आपने पानी पिया हुआ है, तो पानी तो स्टमक में रुकता नहीं है, डायरेक्ट चला जाता है नीचे। तो उसके प्रेशर के कारण क्या होता है कि जो कॉर्नर्स खुल रहे हैं वो क्लीन होते जाते हैं। ओके। तो ये डिपेंड करता है कि, और चूंकि ऊपर से प्रेशर है और वो आसन कर रहे हैं तो उसको वॉशरूम भी जाना पड़ेगा, है ना। करेक्ट। तो वो वॉशरूम जब जाता है तो उससे समझ में आता है कि उसकी कितनी क्लीनिंग हो गई है। तो मोस्टली हम पर वीक 1 महीने तक कराते हैं, मतलब 4 वीक में 4 टाइम, फिर मंथ में 2 टाइम्स, मतलब अल्टरनेट वीक, और फिर मंथ में एक बार बोलते हैं कि इसको करो। लेकिन ये इतने प्रोसेस से जब वो करता है और वॉशरूम यूज करता है, तो एकदम ट्रांसपेरेंट पानी जो है वो आउट होता है। तो उससे समझ में आता है कि आप उसकी जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है वो क्लीन हो चुकी है। हाँ मैम, एक फनी थिंग है कि ना आसन करने का टाइम ही नहीं रहता है। आप जब इतना सारा पानी पी लेते हैं तो आपको वॉशरूम ही जाना होता है। नहीं, तो उसमें कभी भी वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता कि आप नहीं जा सकते हैं। रिस्ट्रिक्शंस ये होता है कि आप वॉशरूम जाके आए तो फिर से थोड़ा पानी पीजिए, जितना भी आप पी पाते, क्योंकि सभी की कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो फिर थोड़ा पानी पीजिए, फिर शुरू कीजिए। क्योंकि वो कोई एक पाइप है और हम उसको यही प्रोसेस कर रहे हैं कि ऊपर से पानी डाल रहे हैं और थोड़ा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि नीचे से जो पानी निकले तो वो उसकी जो भी गंदगी है उसको लेते हुए बाहर आए, है ना, जिससे वो धीरे धीरे क्लीन हो जाए। तो बस बिल्कुल सिंपल सी यही प्रोसेस हम कर रहे हैं। सोनिया जी। थैंक मैम यू मैम। जैसे अभी हम लोगों ने इतना कुछ पढ़ा है दिमाग के बारे में, ब्रेन के बारे में, लेकिन अभी जैसे मेरी आपसे एक बार बात भी हुई थी कि मैं अभी इसी पे वर्क कर रही थी, मेरी फ्रेंड इसी उस पे उससे गुजर रही है, तो मैम काफी टाइम हो गया, दैट टाइम मैंने आपसे बात करी थी, तब से अभी तक मतलब उसको मतलब इस प्रोसीजर में लाना ही मतलब नामुमकिन सा, असंभव सा लग रहा है। बिल्कुल। दूसरा जो जितने भी आसन वगैरह आपने बताए हैं, मतलब जो भी ठीक है, वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, ऑक्सीजन बढ़ेगी, दैट इज कम्प्लीटली फाइन, बट उनको उस लेवल तक पहुंचाना मतलब ये भी अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि उसमें एक जिसमें पार्टनर को भी ये हो सकता है, तो वो एक्चुअली इट स्टार्ट हैपनिंग विद द पार्टनर आल्सो। तो ये एक्चुअली ना ये सबसे बड़ा टास्क यही रहता है इसमें, कि आप उसको करा पाए। बहुत पेशेंस लगता है, और इसीलिए जो रिस्टोरेटिव योगा होते हैं मोस्टली हम उसी से शुरू करते हैं, कि उसके सोने की पोजीशन को ऐसा एडजस्ट करते हैं कि सर्कुलेशन बढ़ जाए, क्योंकि वो मेरे साथ कॉपरेशन नहीं कर पाएगा एक्सरसाइज के लिए, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि वो किस सिचुएशन में है, क्या सोच रहा है, क्या देख रहा है। और जो अगर फैमिली में कोई एक व्यक्ति ऐसा है, तो जो रेस्ट जो भी फैमिली मेंबर है उनके लिए वो बहुत टफ होता है। क्योंकि हमको बोलना बहुत इजी होता है कि भाई वो तो ऐसा है, पेशेंस रखना चाहिए, ये सारा,
लेकिन जो 24 आवर्स वहां रहता है वो कब तक पेशेंस रखेगा? और वो धीरे धीरे क्या होता है कि उस पर भी उसका इफेक्ट होने लगता है। हाँ मैम, शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर कहते हैं ना हाँ इसे। हाँ बिल्कुल। तो तो मैम लेकिन जो प्रैक्टिकली अभी मैंने फील किया लाइक इतने टाइम से कि मतलब आप ये सोचिए, मैं उससे 2 साल से किसी तरह हम लोग डॉक्टर्स भी, मतलब अब तो मेरठ के डॉक्टर्स भी हाथ खड़े कर चुके हैं उनके आगे कि मतलब वो किसी भी तरीके से इस ट्रीटमेंट की ओर, या मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगी कि योगा से सब कुछ ही ठीक हो जाएगा, बट कहीं तो रिलैक्सेशन आता है ना माइंड में। तो मैम मतलब जो भी मैंने अभी पढ़ा, जो आपने पढ़ाया नर्वस सिस्टम, वो अच्छा है, लेकिन जब मैंने प्रैक्टिकली इसे देखा सिर्फ उसके साथ नहीं और 3-4 लोगों के साथ देखा, तो वो करेंगे ही नहीं, करते ही नहीं है। उनके लिए आईज क्लोज करना मतलब एक बहुत बड़ा टास्क होता है। लाइक दे आर लाइक द रिमोट, उनका रिमोट कंट्रोल डॉक्टर के पास है कि उनकी मेडिसिन कुछ इस हिसाब से चलती हैं कि वो एकदम से या तो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं या बिल्कुल स्लो डाउन हो जाते हैं। तो मैम ये एक्चुअली जो भी आपने कराई है एक्चुअली हैपन, इट हैपेंस और नॉट? एक्चुअली ये सारे क्या है कि बहुत जो क्रोनिक पेशेंट्स है उनके लिए नहीं होता है ये जस्ट स्टार्टिंग के लिए होता है कि अगर किसी का स्टार्ट हो रहा, आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो आप उसको ये सब करवाइए तो वो एक्चुअल वहां पर क्योर हो जाएगा। क्योंकि जब बहुत ये लेट स्टेज में चला जाता है तब तो आप इतना ही कर सकते हैं कि कोई पिल से इंजेक्शन दे पाए, है ना? तो तब वो सच में पॉसिबल नहीं होता है इसमें, क्योंकि योग के लिए ये बहुत जरूरी है कि जो व्यक्ति सामने है वो भी आपको कोऑपरेट करे। बिना उसके पॉसिबल नहीं होता है। तो उस समय तो फिर हम मेडिसिन का ही बोलते हैं कि भाई आप मेडिसिन दीजिए, जब मेडिसिन से वो थोड़ा बेटर हो जाए तब फिर इस पे जाए। जैसे होता है ना फिजियोथेरेपी, कि भाई मसल्स पेन है, उनने वाइब्रेटर लगा दिया और भी कुछ कुछ इंफ्रारेड लगा दिया, कुछ कुछ ठीक है, आपको उस समय रिलैक्स मिल गया, बट आप लाइफ लॉन्ग उसको नहीं जी सकते हैं ना। फिर आपको जब आपको थोड़ा रिलैक्स मिल गया, आप थोड़े ठीक हो गए, तो आपको एक्सरसाइज पे आना पड़ेगा। अदरवाइज ये चीजें भी मसल्स को लूज करती हैं। तो यही इसमें है कि उसको आप प्रॉपर डॉक्टर का ट्रीटमेंट दें, और जब एक बार थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए तब फिर आप एफर्ट करें। मैम लेकिन जब डॉक्टर का ट्रीटमेंट जैसा उसका चल रहा है तो लाइक मैम ये प्रैक्टिकली मैं आपको इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये जो हमने करा है तो ये मेरे माइंड में जाए कि पॉजिटिवली मैं इसे ले पाऊँ। जो डॉक्टर का ट्रीटमेंट शुरू किया है तो उसको हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो गई हैं, लाइक उसकी थायराइड ग्लैंड बढ़ गई है, यहाँ पे गांठें हो गई हैं। अब दूसरे डॉक्टर ने कहा है कि उसकी सर्जरी होगी लाइक। क्योंकि इसमें ना प्रॉब्लम क्या होता है कि जो मेडिसिन होती हैं वो तो या तो हार्मोनल बेस्ड होती हैं या फिर वो कुछ स्टेरॉइड बेस्ड होती हैं, है ना? तो इन सब के क्या साइड इफेक्ट्स तो होते ही हैं जब आप लगा, और ये ऐसे भी नहीं होता ना कि 5 दिन ली 8 दिन ली, ये तो एक मतलब आपके लाइफ के साथ चलती रहती हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इन सब के साइड इफेक्ट्स होते ही हैं, और यहाँ पर ही आकर या तो उनको हम पर्टिकुलर कोई ऐसे आश्रम में ही रखें, क्योंकि हम अगर सोचिए योग मान लीजिए वो करता भी कराते भी तो हम 1 घंटे में कितना चेंज कर देंगे। बाकी वो 23 आवर तो अपनी जो लाइफ स्टाइल है, जो भी उसके साथ हैं आजू बाजू लोग हैं वैसे ही जी रहा है। तो या तो इनके लिए ऑप्शन होता है कि आप किसी आश्रम में या ऐसी जगह रखें जहां पर इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। जैसे एक एग्जाम्पल मुंगेर का बहुत मिलता है कि जो स्वामी सत्यानंद जी थे उनको जेल मतलब एक पागल खाने में भेजा गया कि भाई वहां पर, आई थिंक आगरा में था, कि वहां पर आपको ट्रीट करना है। तो वो फिजिकली बहुत एक्टिव थे वो, तो बोले उनको कैसे प्राणायाम करें, क्या कराएं? तो उन्होंने क्या किया कि जो रुई होती है उसको वैक्स से सॉफ्ट प्लग जैसा बनाया और सबकी राइट नॉस्ट्रिल में डाल दिया, राइट नॉस्ट्रिल में डाल के पेपर टेप लगा दिया, तो ऑटोमेटिक वो लेफ्ट से ही करेंगे। तो धीरे धीरे उनका क्या होगा कि मेंटल एनर्जी बढ़ेगी और फिजिकल कम होती जाएगी। तो ऐसे भी कई बार चीजें लेते हैं, और बिल्कुल उनका जब वो 1 महीने बाद रिजल्ट देखा तो काफी चेंजेस था उसमें। तो इनके साथ तो वही होता ना कि उस समय की जो परिस्थिति है उसमें आप साम दाम दंड भेद से क्या करा सकते हैं।
तो वो डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। मैम जैसे अभी हमारे इसमें सोनिया जी टाइम बहुत हो गया, तो हम हाँ, कल के ठीक लिए है इसको मैम। शिफ्ट कर लें, क्योंकि नेक्स्ट क्लास हाँ, होगी हाँ, आपकी, कल ठीक है आपसे ही मैम। शुरुआत करेंगे, है ना। हाँ, और ठीक है मैम। MSRT आपको ही बताना है, ये भी ध्यान रखिएगा, मैम क्योंकि शुरुआत इसमें वहीं से करी है मैंने। क्योंकि एक इसमें टेक्निक MSRT भी है, और चूंकि आपने उस पर बहुत काम किया है, तो वो आपको ही डिस्क्राइब करनी है। श्योरली मैम, ठीक एनी है, टाइम। चलिए, तो मिलते हैं हम कल सेम समय पर। इसका बचा हुआ पार्ट जो है आगे हम कंटिन्यू करेंगे, है ना। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। वेलकम।